हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट तक की वीडियो में हमने देखा था कि डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, डेटा एग्जैक्ट क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके कौन से सब टाइप्स निकलते हैं। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि डेटा डेटा कलेक्शन तो हो गया, पर डेटा कलेक्शन के बाद पॉपुलेशन एग्जैक्ट क्या होता है और सैम्पल क्या होता है और पॉपुलेशन से सैम्पल कैसे निकाला जाता है वो देखा था। और सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। पर लास्ट वीडियो में हमने दो मेन टाइप्स कवर किए थे कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। बस उसके आज सब टॉपिक्स देखने। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के सब टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम रैंडम सैम्पलिंग के सब टॉपिक्स आज कवर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है SRS। इट इज़ अर्लीस्ट and the most commonly used method of the sampling. This method is this method each element of the population is given same chance of getting selected in the sample. Population consists of n elements, then probability of selecting an element at any draw is 1 by n. देखो, अभी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये ज़्यादातर मोस्टली यूज्ड मेथड होती है, ज़्यादातर की यही मेथड यूज़ की जाती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हर एक एलिमेंट को एक सेम चांस मिलता है सैंपल में सिलेक्ट होने का। उन सब की सिलेक्शन की सेम प्रोबेबिलिटी होती है सैंपल में सिलेक्ट होने की। और वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है एग्जैक्ट? probability of selecting an element at any draw, कौन से ड्रॉ पे एलिमेंट की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/n होती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हो गए, समझो n एलिमेंट्स है, मतलब वो पॉपुलेशन में टोटल जितने एलिमेंट्स हो गए उनको n डिनोट किया है। आप जब भी एग्जांपल सॉल्व करोगे तो n से पॉपुलेशन की साइज डिनोट की जाएगी। तो इसमें जितने भी n पॉपुलेशंस होंगे तो हर एक को सेम प्रोबेबिलिटी सेम चांस होगा सैंपल में सिलेक्शन की। एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू हैव a class of 30 students and want to pick 5 students randomly to answer। आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 30 स्टूडेंट्स में से मुझे 5 स्टूडेंट्स को उठाना है और उनको आंसर पूछनी है। You could write all their names on a piece of paper, mix them, and randomly pick 5 names. Each student has equal chance or probability of being selected. अब देखो, मुझे एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, पर मुझे 5 स्टूडेंट्स को उठाना है और उनको क्वेश्चन पूछना है, जबकि वो मुझे आंसर करेंगे। तो मैं रैंडमली किसी को भी उठाने के वजह अलावा मैं क्या करूँगी, एक पेपर लूँगी, हर एक पेपर पे उन 30 बच्चों का नाम लिखूँगी और वो पेपर शफल करके मैं 5 चिट्ठियाँ वहाँ से निकालूंगी। और वो चिट्ठी में से जिनका भी नाम होगा मैं उनको आंसर पूछने को उठा सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, एक रैंडमनेस हो गया। मतलब टीचर ज़्यादातर क्या करती है कि जो होशियार बच्चे हो गए तो उनको फर्स्ट पूछेगी, नहीं तो फिर जो बातें कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स क्लास में डिस्टर्ब कर रहे होंगे तो उनको आंसर्स पूछेंगी। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, बायसनेस हो गया। ये एक टाइप का बायसनेस हो गया कि टीचर स्टूडेंट में लाइक शॉर्टली पार्शलिटी होती है। देखो कि टीचर को जो बच्चा पसंद है तो वो उनको ज़्यादा फर्स्टली प्रायोरिटी करती है वैसे। तो वो बायसनेस ना हो तो इसलिए हम क्या यूज़ करते, रैंडमनेस यूज़ करते। कि जैसे इस एग्जांपल में मैंने क्या किया कि चिट्स बनाई, हर एक बच्चे का उसमें नाम लिखा और 5 चिट्टियाँ मैंने ड्रॉ की। ओके, तो उसमें हर एक क्लास में का जो बच्चा होगा उसको हर एक को चांस मिलेगा कि वो आंसर देने में सिलेक्ट हो, लाइक सैम्पलिंग में सिलेक्ट हो। पर एक यहाँ नोट करना है कि मैंने जो कहा था कि ईच स्टूडेंट हैज़ एन इक्वल चांस, हर एक बच्चे को इक्वल चांस मिलेगा
सैंपल में सिलेक्ट होने का। तो ये नोट आपको याद रखनी है। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, at the start of this process, each student has an equal chance of being selected. हर एक बच्चे को इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने को। दिस डज नॉट मीन दैट एवरी स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड। हर बच्चे को चांस मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सिलेक्ट होगा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है। पर हर एक बच्चे का सिलेक्ट होने का चांस सेम है, पर वो सिलेक्ट होगा या नहीं वो रैंडमनेस पे डिपेंड करता है ना। इट जस्ट मीन दैट दे हैव अ प्रोबेबिलिटी एट द बिगिनिंग। मतलब प्रोबेबिलिटी है, चांस तो मिलेगा सबको, मतलब प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्ट कि हर एक को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, पर वो सिलेक्ट होगा ही वो हम नहीं बता सकते। ओके, नेक्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया कि पॉपुलेशन में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट को सेम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सैंपल में सिलेक्ट होगा। ये किस में होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। और ज़्यादातर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम होमोजीनियस डेटा पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब होमोजीनियस मतलब क्या? होमोजीनियस के अपोजिट ही होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम। अगर समझो, क्लास का एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास में एक स्टूडेंट्स है ना। तो मैं क्या करूँगी, क्लास में ज़्यादातर गर्ल्स बॉयज़ प्रेजेंट होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि गर्ल्स की अलग रो होगी और बॉयज़ की अलग रो होगी। तो सिर्फ गर्ल्स की रो और सिर्फ बॉयज़ की रो ये अलग अलग है। मतलब क्या हो गया कि बॉयज़ की रो और गर्ल्स की रो ये डेटा क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया, सेम हो गया। और जब मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ, गर्ल्स बॉयज़ की रो मिक्सअप करती हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो पूरा डेटा हेटेरोजीनियस हो गया। आपको समझा कि होमोजीनियस मतलब क्या? एक सेपरेट स्पेशल ग्रुप, मतलब सिर्फ मेल्स का या फिर सिर्फ फीमेल्स का सेम कैटेगरी का ग्रुप जो होता है वो होमोजीनियस होता है। और मिक्सअप कैटेगरी का जो डेटा होता है उसको हम हेटेरोजीनियस बोलते हैं। ओके, अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब एसआरएस, इसके और दो सब टॉपिक्स निकलते हैं। वो होते हैं कि simple random sampling with replacement and another one is simple random sampling without replacement। अब देखो इजी है दोनों, आगे देखते हैं। मतलब आपको समझने की कोशिश करो, मतलब इजी टॉपिक है, नॉट दैट हार्ड। In this method, first element is selected at random from the population. It is recorded completely and then replaced back in the population afterwards. Second element is selected similarly. This process is continued till the sample required size is selected. In this method, population size remain the same at every draw. This method of the sampling is called simple random sampling with replacement। अब देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब जब 10th स्टैंडर्ड में थे, 10th या 11th तक, तो मैम क्या करती थी, हर एक की ओरल लेती थी, है ना। तो इमेजिन करो आपका क्लास है, क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, समझो 30 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, है ना। तो मैम क्या कर रही है, एक एक स्टूडेंट को बुला रही है, उसकी ओरल ले रही है और फिर से उसको बिठा रही है। फर्स्ट रोल नंबर को बुलाया, उसकी ओरल ली, फिर से उसको जगह पे बिठा दिया। सेकंड रोल नंबर को बुलाया, उसकी ओरल ली, फिर से उसको बिठा दिया। तो ये करते करते वो 30 रोल नंबर वाले को बुलाती है, उसकी ओरल लेती है और उसको फिर से क्लास में बिठा देती है। तो इसमें पॉपुलेशन साइज कितना हो गया? इसमें पॉपुलेशन साइज कितना हो गया? सेम हो गया। ये देखो, इन दिस मेथड पॉपुलेशन साइज रिमेन द सेम एट एवरी ड्रॉ। मतलब पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं हो रही, क्लास में 30 के 30 ही बच्चे बैठे हैं इवन आफ्टर उनकी ओरल हो चुकी है। तो ये टाइप किसका हो गया? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। मतलब एक एलिमेंट ले रहे हैं हम डेटा से, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको नोट डाउन कर रहे हैं,
उसकी इंफॉर्मेशन को हम नोट डाउन करते, उसका उस एलिमेंट का हम स्टडी करते और फिर से वो पॉपुलेशन में फिर से रख देते। वो क्या होगी? विथ रिप्लेसमेंट हो गया। वैसे ही अपोजिट क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। वही एग्जांपल से मैं समझते हैं हम कि एक क्लास में ओरल चल रही है, मैम क्या कर रही है? फर्स्ट रोल नंबर वाले को बुलाती है, उसकी ओरल लेती है, फिर उसको बोलती है कि बच्चा तेरी ओरल हो गया, अब तू घर जा सकता है। तो फर्स्ट रोल नंबर वाला वो चला गया उसके घर। सेकंड रोल नंबर वाले को बुलाती है, उसकी ओरल लेती है, उसको भी घर भेज देती है। तो ऐसे करते करते क्या होता है? सैंपल साइज कम होता जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। हम रिप्लेस नहीं कर रहे, एलिमेंट को हम रिप्लेस नहीं करते, उसको साइड में रख देते हैं, है ना? One of the serious drawback of this method is that the same element may be selected more than once in the sample. तो विथ रिप्लेसमेंट वाले में क्या होता है कि मैम कंफ्यूज हो सकती है कि अगर वो एक बच्चे की ओरल लेने के बाद फिर से वो उसको क्लास में ही बिठा रही है, तो मैम कंफ्यूज हो सकती है कि फर्स्ट रोल नंबर वाली की तेरी ओरल हो गई क्या? ओके ओके सॉरी। तो सेकंड रोल नंबर वाली तेरी हो गई क्या? ओके तेरी भी हो गई, ओके सॉरी। ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है मैम को। तो वैसे ही पॉपुलेशन में अगर हम विथ सॉरी विथ रिप्लेसमेंट के हिसाब से हम जब एलिमेंट्स ड्रॉ करते हैं सैंपल में, तो एक एलिमेंट 2 या 3 बार रिपीट हो सकता है। वो एक ड्रॉबैक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट का। SRSWR का यही एक ड्रॉबैक है कि एक एलिमेंट मोर देन वंस वो सैंपल में सिलेक्ट हो सकता है। ओके वैसे क्या क्या होता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वो अगर हमने एक एलिमेंट सैंपल यूनिट हमने एक ड्रॉ किया और उसको नोट डाउन किया, तो हम क्या करते? वो साइड में रख देते। तो इसमें कोई चांस नहीं होता कि वो फिर से सिलेक्ट हो। ओके नेक्स्ट वन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया। वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किस लिए यूज़ करते हैं? ज़्यादातर होमोजीनियस डेटा के लिए। नेक्स्ट क्या आता है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग किस लिए यूज़ होता है? ज़्यादातर हेटेरोजीनियस डेटा के लिए। अब आगे देखते हैं, आपको समझेगा पक्का। इफ द पॉपुलेशन इज हेटेरोजीनियस, अगर पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस है, मिक्स ग्रुप है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग माइट नॉट बी वेरी इफेक्टिव। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो हम होमोजीनियस डेटा के लिए यूज़ करते हैं, हेटेरोजीनियस डेटा के लिए नहीं। Therefore, the population is divided into several homogeneous groups called strata, and a random sample is drawn from each stratum to ensure proper representation. अब देखो हमारे पास डेटा कैसा है? हेटेरोजेनियस डेटा है, पर उसमें से सैंपल ड्रॉ करना थोड़ा सा हार्ड होगा। तो हम क्या करते हैं? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कैसा होता है? ये पिक्चर देखो, ये क्या है? वो क्लास के सारी बच्चे हैं। तो हर एक को उनकी एग्ज़ाम हुई और हर एक को अलग अलग मार्क्स मिले। किसको 40 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 35, 25 लाइक दिस। तो वो सारे क्या हो गए? मिक्सअप ग्रुप है। वो सारे स्टूडेंट्स क्या है? मिक्स ग्रुप है। तो वो मिक्स ग्रुप को क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस डेटा कहते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि मिक्सअप ग्रुप जो होता है, तो उसको हेटेरोजीनियस से क्या करना पड़ता है? होमोजीनियस ग्रुप में पहले डिवाइड करना पड़ता है और फिर उसके बाद उससे सैंपल निकाला जाता है। ओके देखो, तो टीचर ने क्या किया? पहले तो इनकी एग्ज़ाम ली, सारे बच्चों की एग्ज़ाम ली। तो एग्ज़ाम होने के बाद मैम को कुछ बच्चे उन बच्चों के डेटा का सैंपल चाहिए। तो मैम क्या करेगी? पहले जिनको आउट ऑफ मिले उन बच्चों का अलग ग्रुप करेगी। जिनको 40 आउट ऑफ 35 मतलब जो सेकंड रैंक पे है उनका अलग ग्रुप करेगी, और जो थर्ड रैंक पे है उनका अलग अलग ग्रुप करेगी। तो ये क्या किया मैम ने कि पॉपुलेशन में से कुछ ग्रुप्स निकाले साइड में, एक कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज।
वो ग्रुप्स निकाले। उन ग्रुप्स को क्या कहेंगे हम? उन ग्रुप्स को क्या कहेंगे? द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल होमोजीनियस ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटा कहा जाता है ना? तो मैम ने क्या किया कि पॉपुलेशन में से कुछ बच्चों को निकाला जिनको आउट ऑफ मार्क्स है, और जो सेकंड रैंक पे और जो थर्ड थर्ड रैंक पे, उन लोगों का, उन तीनों ग्रुप, उन लोगों का अलग अलग 3 ग्रुप्स किए। और ये क्या हो गया? हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन में से हमने होमोजीनियस वो पॉपुलेशन कन्वर्ट की, मतलब वो पॉपुलेशन हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर ली, है ना? तो अब क्या करेंगे? अब ये थोड़ा आसान हो गया कि हम इसमें से सैंपल निकाल सकते। तो मैम ने क्या डिसाइड किया कि मुझे कुछ बच्चे चाहिए, तो क्या करेंगे? हर एक ग्रुप में से दो दो बच्चे ड्रॉ करेंगे, मतलब दो दो बच्चे साइड में रखेंगे। देखो, जिनको 40 आउट ऑफ है उनमें से 2 निकाले, जिनको 35 है उनमें से 2 निकाले, और जिनको 25 है उनमें से 2 निकाले। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सैंपल हो गया। पॉपुलेशन में से हमें सैंपल ड्रॉ किया। कौन से मेथड से? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की मेथड से। ये क्या था? हेटेरोजीनियस ग्रुप था। हेटेरोजीनियस में से हमने क्या किया? होमोजीनियस ग्रुप बनाया। होमोजीनियस ग्रुप को क्या कहेंगे? इन सब ग्रुप्स को क्या कहेंगे? स्ट्रेटा कहेंगे। और स्ट्रेटा में से हमने क्या किया? सैंपल ड्रॉ किया। बस यही प्रोसीजर होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। ओके, अब नेक्स्ट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? देखो, सिस्टमैटिक एग्जैक्ट क्या होता है? अब फर्स्टली हमने देखा था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये होमोजीनियस के लिए ज़्यादातर बेटर होता है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये हेटेरोजीनियस के लिए ज़्यादा बेटर होता है। अब नेक्स्ट क्या है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी होमोजीनियस के लिए बेटर होता है। अब देखते हैं कैसे। It is a sampling method where elements are selected from a population at a systematic pattern. अब इसमें क्या होता है कि सैम्पलिंग मेथड ये कैसी है कि तो ये सैम्पलिंग मेथड कैसी है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है? एक पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन में से एक सिलेक्टेड पैटर्न में, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में सैंपल ड्रॉ की जाती है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स चूजिंग a starting point at random and then selecting every kth element, kth individual from a data set where k is the sampling interval. अब देखो, इसमें क्या होता है कि पूरे सैंपल में से फर्स्टली एक स्टार्टिंग पॉइंट रैंडमली चूज किया जाता है, फिर उससे हर एक kth इंडिविजुअल को डेटा सेट से सिलेक्ट किया जाता है। अब k क्या होता है? k ये सैम्पलिंग इंटरवल होता है। अब आगे समझते वो कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रिंसिपल है, ये सारे 10th क्लास के बच्चे लगते तो नहीं है, पर आप अज्यूम करो कि ये 10th क्लास के बच्चे हैं और ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को क्या करना है कि ये सारे बच्चों को 5 डिविजन्स में डिवाइड करने का है। ए बी सी डी और ई, इसमें उस प्रिंसिपल को डिवाइड करना है। एज अ प्रिंसिपल आई वांट टू डिवाइड द 10th क्लास स्टूडेंट्स इनटू 5 सेक्शंस ए बी सी डी एंड ई विथ ईच सेक्शन कंटेनिंग 30 स्टूडेंट्स। हर एक डिवीजन में उसको क्या चाहिए? 30 स्टूडेंट्स चाहिए। टू डू दिस आई विल गैदर ऑल द स्टूडेंट्स इन द असेंबली। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सारे बच्चों की असेंबली बुलानी पड़ेगी। फर्स्ट आई विल randomly select a student starting point by picking a number. ओके, अब याद देखो कि प्रिंसिपल क्या कहती है कि देखो, मुझे आप लोगों की असेंबली इसलिए बुलानी बुलानी थी क्योंकि मुझे आप सबको फिर से अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड करना है। तो अगले दिन से आप अलग अलग डिविजन्स में आपके अलग फ्रेंड्स होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? तो टीचर ने क्या किया? पहली रो में से स्टार्ट किया कि तू ए में होगा, तू बी में होगा, तू सी डी, सॉरी सॉरी, कि फर्स्ट से स्टार्ट किया, तू ए में चला जाएगा, तू बी में जाएगा, ऐसे करते करते अ, तो मैम ने
इसको पहले सेलेक्ट किया, तो पीछे वाले बच्चे क्या बोले कि मैम आप पार्शलिटी कर रहे हो, वो पहले बैठा है तो इसलिए वो ए ही डिवीजन में जाएगा, ये तो पार्शलिटी हुई, हमें भी ए डिवीजन में आना है, हमें भी चांस मिलना चाहिए। तो ये मैम ने क्या किया कि स्टार्टिंग से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ना लेते हुए उन्होंने क्या किया, कोई और पॉइंट चूज किया। जैसे कि देखो, to do this, I will gather all the students in an assembly. First, I will randomly select a starting point. प्रिंसिपल ने क्या किया कि हर एक बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, बराबर हर एक बच्चे को चांस मिलना चाहिए कि वो ए डिवीजन में आए। तो उसने क्या किया कि रैंडमली एक नंबर चूज किया। सपोज उसने चूज किया थर्ड नंबर, मतलब थर्ड नंबर उसने चूज किया प्रिंसिपल ने। देन आई विल असाइन एवरी फिफ्थ स्टूडेंट टू सेक्शन ए। तो क्या किया कि थर्ड थर्ड बच्चे को चूज किया, और उसके बाद से जो जो भी पांचवें नंबर वाला बच्चा होगा उसको सिलेक्ट करती गई। देखो यहाँ से, जस्ट अ मिनट, ओके। देखो ये सारे बच्चे बैठे हैं, तो प्रिंसिपल ने क्या किया कि एक रैंडमली थर्ड नंबर चूज किया, थर्ड वाला बच्चा चूज किया, और उसके बाद का पांचवें नंबर का बच्चा, मतलब 1 2 3 4 5। तो ये दो सिलेक्ट हो गए, S3 और S8। उसके बाद के पांच बच्चे 1 2 3 4 5। उसके बाद पांच 1 2 3 4 5। देखो, और ये क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक पैटर्न हो गया है ना। एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करते हुए एक सैंपल ड्रॉ करना, मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। इसमें कैसा किया प्रिंसिपल ने कि 30 बच्चों के 5 सेक्शंस करने थे, डिविजन्स निकालने थे। तो उसने क्या किया, रैंडमली एक बच्चे को सिलेक्ट किया जो कि थर्ड थर्ड नंबर पे बैठा हुआ था। ये थर्ड नंबर पे बैठा हुआ था, तो उसके बाद के हर एक पांचवें बच्चे को ए डिवीजन में सेलेक्ट किया। और जब ए डिवीजन के ए डिवीजन की बैच पूरी फुल हो गई, तो उसके बाद सेम प्रोसीजर उसने बी डिवीजन के लिए किया, उसके बाद सी डिवीजन के लिए किया। ऐसे करते करते हर एक डिवीजन में बच्चे फिल कर दिए। ओके, तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न, सिस्टमैटिक पैटर्न हो गया। एक सिस्टम के हिसाब से वो पैटर्न ड्रॉ करते हैं, मतलब सैम्पलिंग निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। और वो ज़्यादातर होमोजेनियस डेटा के लिए ही यूज़ होता है ज़्यादातर। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग। व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग एग्जैक्टली? क्लस्टर क्या होता है, इसमें ही देखते हैं क्लस्टर क्या होता है एग्जैक्ट। In the sampling method used when a population is divided into separate groups. सैम्पलिंग कब ड्रॉ की जाती है, जब पॉपुलेशन ये सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, नोन एज क्लस्टर्स। अब ग्रुप मतलब क्या है, एग्जैक्ट ग्रुप का ही सिनोनिम आता है क्लस्टर, ग्रुप को ही क्लस्टर कहा जाता है। Instead of selecting individual from the entire population, entire cluster or a group is randomly selected. सॉरी, हर एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के अलावा वो क्या करते, पूरे ग्रुप को ही उठाते और सैंपल में डालते। are randomly selected and then a sample of the member from those chosen cluster are included in the sample. तो देखो एक एग्जांपल दिया है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ विलेज। अब स्टैटिस्टिक में अपने सेंसस या सर्वे, ये कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स तो सुने होंगे, सर्वे क्या होता है एग्जैक्टली तो एक ने क्या किया, सर्वे कंडक्ट किया। तो वो क्या करेंगे, हर घर जाके उनको अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन पूछेंगे, वो पूरे फैमिली की। तो ऐसा नहीं कर सकते कि लाइक एक इंडिविजुअल को नहीं पूछ सकते कि पहले फादर को पूछ रहे कि आपकी इन्फॉर्मेशन बताओ, फिर उसके बाद मदर को पूछ रहे कि आपकी इन्फॉर्मेशन बताओ, फिर उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड को पूछ रहे आपकी इन्फॉर्मेशन बताओ। ऐसे नहीं करते ना, डायरेक्टली एक ही मेंबर पूरी फैमिली के इन्फॉर्मेशन बता देता है।
तो वो क्या होता है, एक क्लस्टर होता है, वो पूरा ग्रुप होता है। फैमिली मतलब क्या, वो पूरा ग्रुप होता है। वो पैरा क्लस्टर हो गया, दूसरे घर की फैमिली वो दूसरा क्लस्टर हो गया, फिर तीसरे घर की फैमिली वो तीसरा क्लस्टर हो गया। ऐसे ही वो क्लस्टर मतलब सैंपल में जाएगी तो पूरी फैमिली ही सैंपल में सेलेक्ट की जाएगी, ना कि सिर्फ फादर को सिलेक्ट किया जाएगा ऐसा नहीं, या फिर सिर्फ मदर को सिलेक्ट किया जाएगा ऐसा नहीं। तो पूरी फैमिली ही पूरे सैंपल में सिलेक्ट होगी। ओके, as a unit, and then we collect the information from each member in the family rather than collecting information of individuals. See, in this case the family plays a role of cluster. Here the family plays a role of cluster. Okay, अब ये देखते हैं। okay. अब एक ये भी एग्जांपल लेते हैं कपकेक्स वाला। ओके, एक फैक्ट्री में कपकेक्स बनाए जाते हैं, है ना। तो ये पूरी समझो ये क्लस्टर हो गया, सॉरी, ये पूरा कपकेक्स का ग्रुप हो गया। तो क्या किया कि जो फैक्ट्री में जो टेस्ट करने के लिए एक अलग सा आदमी रखा जाता है, देखो फूड टेस्टिंग के लिए। तो वो क्या करेगा, ये पूरे पूरे क्लस्टर को नहीं उठाएगा, वो क्या करेगा सिर्फ एक क्लस्टर को उठाएगा और उसमें से कोई ना कोई कपकेक ट्राई करेगा कि पूरा बैच अच्छा बना है या नहीं। या फिर वो ऐसा तो नहीं करेगा नहीं कि सारा का सारा ही खा जाएगा, फिर बेचने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक बॉक्स लेगा। एक बॉक्स मतलब पूरा कपकेक का क्लस्टर होगा। तो वो उनमें से टेस्ट करेगा और डिसाइड करेगा कि ये पूरा क्लस्टर, ये पूरा बैच है जो कपकेक्स का वो टेस्ट अच्छा दे रहा है या खराब दे रहा है, वो उसमें डिसाइड कर सकता है। ओके, ये क्या हो गया, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इन शॉर्टली क्या होता है कि पूरे ग्रुप को ही सैंपल में ले लिया जाता है, ना कि इंडिविजुअल। ओके, अब ये डिफरेंस है, सॉरी, ये स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर का डिफरेंस है, चेंज करना भूल गया एक्चुअली, प्लीज डू एडजस्टमेंट। ओके, तो ये स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स। अब देखो स्ट्रेटिफाइड में भी हमने ग्रुप्स निकाली थी और क्लस्टर में भी ग्रुप्स है, तो एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। अब देखो, द डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस सब ग्रुप स्ट्रेटा। अब देखो स्ट्रेटिफाइड में कैसा था कि ये जो हेटेरोजीनियस ग्रुप थे उनको होमोजीनियस सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, वो था स्ट्रेटिफाइड में। वैसे ही क्लस्टर में देखते हैं, डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स एंड रैंडमली सिलेक्ट एंटायर क्लस्टर। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि पूरे पॉपुलेशन में जो क्लस्टर होता है ना, उसको वैसे का वैसा ही उठा के साइड में रखते हैं सैंपल में। वैसे ही स्ट्रेटिफाइड में क्या था, उसमें से एक एक ही निकाला जाता था। वैसे ही क्लस्टर में से पूरे ग्रुप को ही उठाया जाता है सैंपल में। ये एक डिफरेंस हो गया। वैसे ही सारे डिफरेंस आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि एग्जाम में काम आए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नोट भी पूछी ना और आपने ये लर्न रखा या फिर याद रखा तो आपको यही प्लस पॉइंट होगा। आगे देखते हैं। अब क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया, सारे सैम्पलिंग हमने कल समझ लिया एग्जैक्ट। अब लास्ट वाला आता है टू स्टेज सैम्पलिंग। अब देखो क्लस्टर में हमने क्या किया था, पहले तो पूरे पॉपुलेशन में से एक क्लस्टर चूज किया और वो क्लस्टर क्या किया, सैंपल में ड्रॉ किया, सैंपल में सिलेक्ट कर लिया। वैसे टू स्टेज में क्या होता है देखो, इन दिस मेथड ऑफ द सैम्पलिंग दैट कंसिस्ट ऑफ टू लेवल्स, मतलब टू स्टेज सैम्पलिंग में टू लेवल्स होती है। कौन सी फर्स्ट लेवल देखते हैं। चूज अ सेट ऑफ द क्लस्टर रैंडमली फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। पहले तो पॉपुलेशन में से एक क्लस्टर रैंडमली सिलेक्ट कर लो। दिस क्लस्टर्स कैन बी लॉजिकली ग्रुपिंग
सच एज जियोग्राफिक एरियाज, और ये स्पेसिफिक कैटेगरीज हो गई समझो। देखो, अब ये सारी क्लस्टर्स है, एक पूरे पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन में से कोई भी क्लस्टर मैंने ड्रॉ किया है, वो क्लस्टर साइड में रख दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, विद इन द chosen cluster the randomly selected individual unit such as people, items, observations to be the part of the sample। अब देखो इसमें क्या हुआ कि पूरे पॉपुलेशन में से कोई सिलेक्टेड क्लस्टर्स मैंने साइड रखे, और जो सिलेक्टेड क्लस्टर्स थे उनमें से मैंने क्या किया, वो पॉपुलेशन उनमें से सैंपल ड्रॉ किया। जो मैंने क्लस्टर्स साइड में निकाले थे, उन साइड में रखे हुए क्लस्टर्स में से मैंने क्या किया, उनमें से सैंपल ड्रॉ किया। ये क्या हो गया, टू स्टेज में हो गया। मतलब क्लस्टर सैम्पलिंग का ही एक्सटेंडेड पार्ट क्या आता है, टू स्टेज सैम्पलिंग। ओके, इसके कुछ रिमार्क्स हैं, ये आपको याद रखने, मतलब अगर आपको नोट पूछी कि टू स्टेप की नोट लिखो या फिर डिफाइन करो उसको ब्रीफली, तो रिमार्क्स भी लिखने हैं, एग्जाम्पल्स भी चाहिए, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। 5 मार्क्स को पूछा जाता है ज़्यादातर। अब तो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो आई डोंट नो अबाउट द पेपर पैटर्न, but do remember these points, okay? Two stage sampling is easy to do. uh, in sampling, in simple random sampling, we need a full list of the entire population। अब देखो, टू स्टेज सैम्पलिंग ज़्यादातर इजी होता है, पर हम क्या करते थे सिंपल रैंडम में कि पूरे पॉपुलेशन का हमें लिस्ट चाहिए होता था। मतलब हर एक पूरे पॉपुलेशन में जो भी एलिमेंट इंक्लूड था, हर एक एलिमेंट की हमें इंफॉर्मेशन रखनी ज़रूरी थी। पर ये टू स्टेज में ऐसा नहीं होता है। वी ओनली नीड अ लिस्ट ऑफ अ चूजन ग्रुप। हमें क्या करना पड़ता है टू स्टेज में कि जो जो भी हमने ग्रुप या फिर क्लस्टर, ये वाला जो भी ग्रुप या फिर क्लस्टर हमने चूज किया हुआ होता है, तो उसके सिर्फ एलिमेंट्स का या फिर उसके ही ग्रुप की इंफॉर्मेशन हमें नोट डाउन करनी पड़ती है। ओके, तो पूरे पॉपुलेशन का स्टडी करने के अलावा हम सिर्फ उसके साइड में निकाले हुए क्लस्टर का ही स्टडी करना पड़ता है ना, और उसमें से सैंपल ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये टू स्टेज का प्लस पॉइंट हो गया कि इसलिए हमें वो इजी जाता है मैनेज करने में भी और स्टडी करने के भी। अब देखो अब ये लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ द सैम्पलिंग। अगर आपको सैम्पलिंग की नोट पूछी गई तो आप लिमिटेशंस भी उसमें ऐड करना ही, मतलब आपका ही प्लस पॉइंट होगा। अगर कहीं पे मार्क्स जाते होंगे तो यहाँ पे वो कवर हो सकते हैं। ओके, तो ये बुक में से ही मैंने लिमिटेशंस निकाले, बस कुछ सिंपल वर्ड्स में लिखा है, तो आप इसके नोट्स बना सकते हो अगर आपको इजी पड़ा तो। बाकी आई होप आपको सब कुछ समझा होगा। तो अपना लेसन यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।